डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच और शैतान की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। तो अगर आपको ऐसी ही कहानियां पसंद हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विक्रांत है और मैं कोलकाता में रहता हूँ। मेरा काम एक इंजीनियर का है। मैं देश के अलग अलग भागों में घूमता ही रहता हूँ। मेरी कंपनी मुझे जहाँ पर भी भेज देती है मैं वहाँ पर पहुँच जाता हूँ, और कभी कभी मुझे किसी ऐसे इलाके में जाना पड़ता है जहाँ पर आसपास कोई नहीं रहता। मुझे अकेले को उस ज़मीन का निरीक्षण करना पड़ता है, वहाँ के नक्शे बनाने पड़ते हैं और आसपास के लोगों से मदद मांगनी पड़ती है। मुझे सबसे पहले भेजा जाता है, इसलिए मेरी तनख्वाह भी बाकियों से थोड़ी ज़्यादा है। मैं अपने काम को बहुत पसंद किया करता हूँ, लेकिन इस बार मेरे साथ जो होने वाला था मैं उसे किसी को बयान नहीं कर पाता। ये बात पिछली सर्दियों की है। मुझे एक बहुत ही पुराने से इलाके में भेजा गया था जहां पर आसपास गांव ही गांव थे। ये एक जंगली इलाका था और हमारी कंपनी को एक जगह पसंद आ गई थी और उस पर काम करना जल्द से जल्द शुरू करना था। अब मुझे ही सबसे पहले वहां पर जाना था और अकेले को जाकर उस जमीन का निरीक्षण करना था। वहां आसपास के शहरों का मुझे पता करना था, वहां पर सामान कैसे ले जाया जाएगा उसका पता करना था। उसी के साथ आसपास के गांव वालों से भी मिलना था ताकि लेबर की कमी ना हो सके। फैक्ट्री बहुत बड़ी लगने वाली थी, इसलिए ज़मीन भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वहाँ जाकर ही पता लगना था कि वो ज़मीन कैसी है। मैं शाम को यहाँ से निकला था क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा लगने वाला था। रात का सफ़र पूरा करने के बाद मैं उन जंगली इलाकों में पहुँच गया था। मुझे बहुत ही पहले उतार दिया गया था और सुबह का वक्त होने वाला था, तो चलकर मुझे आगे तक जाना था। यहाँ पर तो सड़क भी कच्ची बनी हुई थी, तो मुझे इस बात को भी नोट करना था, क्योंकि कच्ची सड़क से सामान अंदर जंगल तक ले जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली थी। आसपास कोई अगर नदी मिल जाए तो काम आसान हो जाता है, क्योंकि गंदे पानी को नदी में बहाने में आसानी होती है और ऐसा पानी मिल जाने पर वहाँ पर पानी की कमी भी नहीं होती। लेकिन ज़मीन ऊबड़ खाबड़ हो तो भी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। शायद पहले इस ज़मीन को देखा गया होगा। मालिक ऐसा ही करते हैं, हमेशा ऐसी ज़मीन पर फैक्ट्री लगाने की बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा सस्ती हो, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि वहाँ पर सामान ले जाने में कितनी परेशानी हो सकती है। मेरा ये काम होता है। सड़कें बनानी भी मुझे ही पड़ती है। यहाँ पर कच्ची सड़कें थी, वो भी मिट्टी की, तो मुझे ये भी संभालना था कि यहाँ पर पहले मैं सड़क बनाने का काम शुरू करूँ, सड़कों को चौड़ा करूँ, आसपास के जो भी पेड़ पौधे हैं उनकी मैं सफाई करवाऊँ। लेकिन सबसे पहले मुझे उस बड़े गांव तक पहुँचना था। उस बड़े गांव में जाकर ही मुझे पता लगता कि ज़मीन आसपास कहाँ पर लगती है। मैं सुबह के वक्त ही उस गांव में पहुँच गया था और वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने मुझे नाश्ता दिया। मैं नाश्ता करते करते वहाँ के सरपंच से बातें किए जा रहा था। वो मुझे बता रहे थे कि ज़मीन उस पहाड़ी के एक तरफ लगती है। वहाँ पर काफ़ी सस्ती ज़मीन मिल गई है, क्योंकि सरकार भी उस ज़मीन को बेचना चाहती थी। पहले समय में वहाँ पर कई गांव हुआ करते थे, लेकिन लोगों ने वहाँ पर रहना बंद कर दिया। अब पास में एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर भी शायद आपको मदद मिल जाएगी, लेकिन हम उस गांव तक नहीं जाते। लगभग दोपहर तक मैं वहाँ पर लोगों से बातें करता जा रहा था। मैं लोगों को इकट्ठा कर रहा था ताकि मुझे पता लग पाए कि यहाँ पर कितने लोग हैं जो काम करना चाहेंगे, वो हमसे कितनी लेबर चार्ज करना चाहेंगे, क्योंकि पैसे का हिसाब भी मुझे ही करना था। शुरू में मुझे कुछ बंदे चाहिए होंगे जो वहाँ की सफाई कर सकें। साफ मैदान बनाने के बाद ही मैं वहाँ का निरीक्षण कर पाऊंगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे, लेकिन मैं उनको पैसों की बात कर रहा था, वो मानने को तैयार नहीं हो रहे थे।
कोई भी उस जगह पर काम करने को तैयार नहीं था। हर किसी का कहना था कि वो सामने वाली पहाड़ी के पीछे नहीं जा सकते। काम करने की बात तो दूर की है। मैं पहले से सोच कर आया था कि दिन रात काम करवाऊंगा, इससे काम भी जल्दी हो जाएगा। लेकिन वो रात को काम क्या करेंगे, वो तो दिन को वहां पर काम करने से भी बहुत ज़्यादा डर रहे थे। मुझे पता था वहां लाइटिंग की कमी भी होगी, लेकिन पास के शहर से हम जनरेटर मंगवा सकते हैं। हमारी कंपनी को पैसों की कभी कमी नहीं हुई। उन्होंने पैसों के कारण कभी किसी को भी मना नहीं किया। यहाँ पर लोग जितनी दिहाड़ी मांगते उनको उतनी मिल जाती, लेकिन काम करने को वो मानते तो सही, वो मान नहीं रहे थे। अब मैं क्या करता? पूरा दिन मेरा लग गया उनको मनाने में, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। मुझे अब उस पहाड़ी के पीछे उस छोटे गांव तक जाना था। वहां जाकर लोगों से मदद मांगनी थी, शायद वो कोई काम कर पाए। मैं इस बार सोच कर आया था कि पैसों की बात शुरू में नहीं करूंगा। शुरू में मैं सामान की बात करूंगा। खाने पीने का सामान, अनाज और इस तरह की चीजें हम देंगे अगर वो काम करेंगे। शायद इस तरह से वो मान जाएं। लेकिन उस पहाड़ी पर जाने से पहले ही वो सरपंच मुझे मना कर रहा था। वो कह रहा था कि उस गांव में अगर आप ना ही जाएं तो अच्छा होगा, उससे दूर रहें। उस जमीन में अगर आपको जाना भी है तो उधर पीछे से घूम कर जाएं, उस पहाड़ी से ना जाएं। मुझे सुनने में काफी अजीब लग रहा था। उस पहाड़ी से रास्ता बिल्कुल साफ था। वहां से ज्यादा जल्दी वहां तक जाया जा सकता था और मुझे खास तौर पर उस गांव में जाना था। वो उस गांव में जाने को बार बार मना कर रहे थे। घूमकर पीछे जाने में मुझे 1 घंटे का समय लग जाता। अगर मैं सामने से जाता तो शायद 25 मिनट का समय लगेगा। क्यों वो 1 घंटा लगवाना चाहते थे, मैं उनसे जानना चाहता था। उन्होंने बताना भी शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि उस गांव में एक डाकिनी रहती है। वो शैतानी शक्तियों के साथ इंसानों को मारती है और उनका शिकार हमेशा मर्द ही होते हैं। उस गांव में बहुत ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें डाकिनी के हमले की बात है। पुलिस भी वहां तक जाने में डरती है और पुलिस यहीं पर आकर वापस चली जाती है। कोई कत्ल भी वहां पर हो जाए तो वो वहां पर नहीं जाते, बल्कि हमको भेजते हैं लाश लाने के लिए। हमेशा से यहां ऐसा ही होता आ रहा है। उनकी बातें मुझे डरा रही थी। क्या सच में डाकिनी जैसी कोई चीज होती है? मैं भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता और मैं हमेशा ही ऐसी बातें सुनता आया था। कई जंगलों में मैं फैक्ट्री की जमीन का निरीक्षण कर चुका था। वहां पर भी ऐसी ही बातें बताई जाती थी। मैं जानता था गांव वाले अपनी ऐसी जमीनों को बेचना नहीं चाहते। पहले तो वो पैसा ले लेते हैं, बाद में वो ऐसी कहानियां बनाने लगते हैं ताकि कंपनी वाले जमीन छोड़कर भाग जाएं और उनको दुगना फायदा हो जाए। पैसे भी उनको मिल जाते हैं और जमीन भी बच जाती है। हमने ऐसा कभी नहीं किया। जमीन का सौदा हुआ है तो फैक्ट्री लगेगी ही। मैं अपने मन में ठान चुका था कि काम तो मुझे करना है और मुझे सीधे रास्ते से ही जाना है ताकि इनका शक भी दूर कर पाऊं या इनका झूठ बेनकाब कर पाऊं। मैं शाम के वक्त ही सीधे रास्ते पर चल पड़ा। मुझे 25 मिनट लगते उस गांव में पहुंचने के लिए। मैं वहां पर सीधा चल पड़ा था और वो सरपंच भी मेरे साथ चल पड़ा था। वो डर रहा था कि मुझे कहीं रास्ते में कुछ हो ना जाए, इसलिए उसने कहा कि उस पहाड़ी तक वो मुझे छोड़ देगा। रास्ते में वो मुझसे बातें करता जाएगा ताकि कोई जानवर मुझ पर हमला ना कर दे। वो मेरी फिक्र कर रहा था और मुझे ये अच्छा लगा। रास्ते में हम बातें करते जा रहे थे और वो मुझे उस गांव की बातें बताता जा रहा था। उसने कहा कि उसके दादाजी भी उस गांव में मारे गए थे। कहते हैं कि वहां पर डाकिनी मर्दों पर वार करती है। वो उनको छोड़ती नहीं। वो उनसे बहुत काम करवाती है और उसके बाद जान से मार देती है। एक डाकिनी को आप आसानी से पहचान नहीं सकेंगे क्योंकि वो अपना रूप बदल लेती है। वो किसी भी रूप में आपके सामने आ सकती है। उसकी खूबसूरती को बयान नहीं किया जा सकता। वो जितनी खूबसूरत बनना चाहती है बन सकती है। आप उस पर मोहित हो सकते हैं, इसलिए वहां की लड़कियों से दूर रहना। पता नहीं कौन सी डाकिनी हो और वो आपको फंसा रही हो।
उसकी बातें अजीब थी और मुझे रास्ते में ही हंसी आती जा रही थी। क्या सच में कोई खूबसूरत लड़की अगर आपके सामने आए तो आप उसे डाकिनी समझकर पीछे कर दोगे? ये तो बेवकूफ़ी होगी। वैसे भी मैं कुंवारा हूं। अगर वहां पर सच में कोई बहुत सुंदर लड़की हुई जो मुझ पर मोहित हो चुकी हो, फिर क्या मैं उसे मना कर दूंगा सिर्फ ये सोचकर कि वो डाकिनी हो सकती है? ये बेवकूफ़ी होगी। मैं ऐसा नहीं करूंगा। वैसे भी वहां जाकर मुझे कौन सा कोई पसंद आने वाली है। मैं शहर में पला बड़ा और गांव की लड़कियां मुझे कभी पसंद नहीं आती थी। मुझे हमेशा गांव की लड़कियां गंवार लगती थी। शायद यहां पर मेरा इरादा बदल जाए। मैं भी देखूंगा क्या सच में ऐसा हो सकता है कि मुझे इस गांव की कोई लड़की पसंद आ जाए। मुझे भी देखना होगा। वो इस तरह से डाकिनी की बातें करता जा रहा था कि मुझे डाकिनी से डर नहीं लग रहा था, बल्कि मुझे जैसे डाकिनी अच्छी लगने लगी थी। उसने शुरू में बताया कि डाकिनी शिकार करती है, लेकिन उसके सिवा उसने जो भी चीजें बताई वो सच में मेरे अंदर ऐसी उत्सुकता पैदा कर रही थी कि मैं डाकिनी से मिलना चाहता था। क्या सच में कोई इतनी सुंदर हो सकती है? क्या कोई अपना रूप बदल सकता है? क्या आज भी ऐसी चीजों पर यकीन किया जाता है? पूरे रास्ते उसने जो भी बयां किया मेरे दिमाग में घूमता जा रहा था। हम उस काली पहाड़ी तक पहुंच गए थे और वहां पर उसने मेरे गले में एक माला बांध दी। उसने कहा, ये माला अष्ट सिद्धि की माला है। हमारे गांव में हर कोई इसे पहनता है। अगर तुम इसे पहन लोगे तो तुम्हारी जान बच जाएगी। मैं उसे मना नहीं कर सकता था क्योंकि उसमें एक बहुत ही छोटा सा नग लगा हुआ था। बहुत ही सुंदर माला। सच में अगर उसने मुझे कोई गिफ्ट दिया है तो मैं पहनूंगा क्यों नहीं, और खास तौर पर मुझे वो पसंद भी आई थी। वैसे मैं वहम पर यकीन नहीं करता, लेकिन किसी का दिया हुआ गिफ्ट कभी वापस भी नहीं करता। उसने बड़े प्यार से दिया था, मैंने गले में पहन ली। उसने मुझसे वादा मांगा, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं इस माला को गले से ना उतारूं। मैंने वादा कर दिया। उसकी इज्जत मुझे रखनी थी। वो मुझे विदा कर रहा था। मुझे सामने वो गांव नजर आ रहा था। वहां पर आग जली हुई थी और वहां पर रोशनी भी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने सोलर लाइट्स जलाई हुई थी, क्योंकि वहां तक इलेक्ट्रिसिटी तो जाती नहीं। शायद वो सोलर लाइट से ही काम करते हों। चलो कोई बात नहीं, ये तो मेरे लिए अच्छा है। मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो मुझे विदा कर रहा था और मैं उस पहाड़ी के आगे जाए जा रहा था। रास्ता काफी छोटा था। मैं उस सामने जलती हुई रोशनी के पास पहुंच चुका था। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो सरपंच मुझे नजर नहीं आया। शायद वो जल्दी से वहां से चला गया होगा। उसने पहले ही कहा था, मैं जैसे ही उस गांव में पहुंचा वो जल्दी वापस आ जाएगा। वो यहां रुकना नहीं चाहता, उसे डर लग रहा था। मैं इस गांव में पहुंच गया था। यहां हर घर में रोशनी जल रही थी। मुझे यहां के सरपंच से मिलना था। मैं पहले 2 घरों में गया, उनका कुंडा खड़काया, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आया। मैं उसके बाद जैसे ही तीसरे घर में पहुंचा, मुझे वहां पर एक बूढ़ी औरत मिली। उसने कहा, कौन हो तुम? यहां क्या कर रहे हो? सामने वाले गांव से आए हो? मैंने उससे बात करना शुरू कर दिया। मैंने उसे कहा, नहीं, मैं शहर से आया हूं। वो पास की जमीन है, वो बेची जा चुकी है। वहां पर फैक्ट्री लगनी है, इसीलिए मैं उसे देखने के लिए आया हूं। शायद आपसे पहले भी बात की जा चुकी होगी। शायद कंपनी वाले आपसे बात कर चुके होंगे। मैं यहां पर थोड़े दिनों के लिए रुकूंगा और उस जगह का निरीक्षण करूंगा। वो बूढ़ी औरत बार बार मुझे ताके जा रही थी। उसके बाद वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। मैं आसपास देख रहा था। वहां पर औरतें ही औरतें थी, कोई भी मर्द नजर नहीं आ रहा था। मैं उनसे बात कर रहा था। मैंने उनसे कहा कि इस गांव का सरपंच कौन है, मुझे उनसे मिलना है। उन्होंने उस बूढ़ी औरत की तरफ इशारा किया। वो इस गांव की सरपंच थी। फिर मैंने उनसे कहा, आपसे भी बात कर लूंगा, लेकिन इस गांव में कोई मर्द नजर क्यों नहीं आ रहा? मुझे किसी मर्द से बात करनी होगी, क्योंकि मुझे लेबर के लिए थोड़े बंदे लगेंगे। उस गांव में मुझे बहुत काम करवाना है और आज रात मुझे रुकने के लिए भी कोई जगह चाहिए। क्या यहाँ पर कोई जगह मौजूद है? वो सब एक दूसरे की तरफ देखे जा रही थी। मुझे किसी और ने जवाब नहीं दिया। उस बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, यहां पर रहने के लिए तुम किसी भी घर में रह सकते हो। मैं थोड़ा सा शर्मा रहा था और मैंने कहा,
यहाँ सब औरतें नजर आ रही हैं, लड़कियां नजर आ रही हैं। मैं ऐसे किसी के घर में नहीं रुक सकता। अगर कोई मर्द है यहाँ पर, मैं उसके घर में रुक जाऊंगा। वो फिर से एक दूसरे की तरफ देख रही थी। उन्होंने कहा, इसकी पूरी सच्चाई हम तुम्हें बाद में बताते हैं। तुम किसी के भी घर में रुक सकते हो। ऐसा करो, तुम इस सरपंच के घर में रुक सकते हो। मैं उस बूढ़ी औरत की तरफ देख रहा था और मैंने सोचा, हाँ, यहां पर रुक जाता हूं। अगर मैं किसी और के घर में रुका और किसी ने मुझ पर इल्जाम लगा दिया तो मैं फंस सकता हूं। कहीं कोई औरत मुझे कह दे कि मैंने उसे छेड़ा है, या कोई लड़की मुझे कह दे मैंने उसे छेड़ा है, तो मैं फंस सकता हूं। इस बूढ़ी औरत के घर में रुक जाता हूं, अच्छा रहेगा। इसके बाद मैं वहीं पर खाना खाने के लिए रुक चुका था। मुझे भूख लगी थी क्योंकि दोपहर को भी मैंने खाना नहीं खाया था। वहां पर बातें करते करते कब शाम हो गई मुझे पता ही नहीं चला। यहाँ पर मुझे खाना खाना था, लेकिन सच में वहां पर मेरी बहुत सेवा हुई। मेरे लिए अच्छे से अच्छा खाना लाया गया। वहां पर औरतें ही औरतें मुझे घेर कर बैठी हुई थी। वहां पर ज्यादातर महिलाएं थीं जो जवान ही लग रही थी। वहां पर सिर्फ एक ही बूढ़ी औरत थी। वो बूढ़ी औरत इस घर की मालिक थी। मैंने खाना खाया और उसके बाद बातें शुरू कर दी। मैंने उससे पूछा, यहाँ पर कोई मर्द नजर क्यों नहीं आ रहा है? पहले तो वो एक दूसरे की तरफ देखे जा रही थी। उसके बाद उन्होंने जवाब देना शुरू किया कि यहाँ पर एक डाकिनी रहती है। कहते हैं वो मर्दों का शिकार करती है। यहाँ पर जितने भी मर्द थे, या तो वो शहर भाग चुके हैं या उनकी मौत हो चुकी है। तुम्हें उन गांव वालों ने बताया नहीं? किसी से भी बात कर लेते, वो तुम्हें सच बता देते। तुम रात के समय यहाँ पर क्यों आए हो? यहाँ पर बहुत बड़ा खतरा बताया जाता है। यहाँ पर रुकना भी खतरनाक हो सकता है। अब तो ये सब भी मुझे डराते जा रहे थे। मैंने उनसे पूछा, सच में यहाँ पर कोई मर्द मौजूद नहीं है? क्या सब यहाँ से जा चुके हैं? उन सब ने हाँ कहा। मैं हैरान हो चुका था। एक पूरा का पूरा गांव औरतों से भरा हुआ। लेकिन अब क्या कर सकते हैं? मुझे लेबर के लिए बहुत परेशानी होगी। मैंने उनसे पूछा कि मुझे यहाँ पर काम करवाना था और उसके बदले में मैं पैसे भी दे सकता हूँ और अनाज भी ला सकता हूँ, आप जो चाहें। वहाँ हर कोई मान चुका था। उन्होंने कहा कि उनको पैसों की कमी है, अगर उन्हें कोई काम मिल जाए तो अच्छा होगा। वो सब काम करने को मान चुकी थी। उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। मुझे भी खुशी हुई, चलो काम करने के लिए कोई तो मान गया। उस रात मैं उस बूढ़ी औरत के घर पर सोया। सुबह भी मुझे बहुत अच्छा नाश्ता मिला। मैं उनके साथ उस ज़मीन पर पहुंच चुका था। वहां पर हमने निरीक्षण किया। वो ज़मीन तो अच्छी थी, लेकिन वहां पर बहुत सारी झाड़ियां लगी हुई थी। वहां उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। मैंने उनसे अब सौदा करना शुरू कर दिया। मैंने सबसे कम से शुरुआत की। मैं उनको सबसे कम पैसा देना चाहता था, क्योंकि कंपनी वाले मुझसे जवाब मांगते कि मैंने औरतों को काम पर क्यों रखा है। उनको दिहाड़ी भी कम देनी होगी, बाकियों से थोड़ी कम। शायद वो कम काम कर पाएं। वो शायद मर्दों जितना जोर वाला काम नहीं कर पाएंगी। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, इसमें भी परेशानी होगी। लेकिन सच में उस दोपहर उन्होंने जितना काम किया, मैं खुद हैरान था। शायद सच में उन्हें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। पूरी ज़मीन लगभग साफ हो चुकी थी। घास फूस हटाया जा चुका था, झाड़ियों को हटाया जा चुका था। मैंने पूरी ज़मीन को आसपास से बंद कर दिया था। सिर्फ भारी भारी पेड़ बचे थे वहाँ, जिन्हें हम कल से काटना शुरू करेंगे। थोड़े दिन इन्हीं में लगेंगे, उसके बाद ज़मीन का निरीक्षण भी करना होगा। उस रात हम फिर से गांव में वापस आ गए। मैं तो हैरान था। वो डर नहीं रही थी। वो तो अंधेरे में जाने से भी नहीं डर रही थी। मैंने उनसे पूछा, क्या उनको डाकिनी से डर नहीं लगता? तो उन्होंने कहा, नहीं, डाकिनी सिर्फ मर्दों का शिकार करती है। कहते हैं यहाँ पर पुराने समय से ही कोई श्राप चला रहा है। शायद मर्दों ने किसी डाकिनी को जिंदा जला दिया था। उसके बाद से वो डाकिनी बस मर्दों का ही शिकार करती है। कहते हैं उससे बचना बहुत मुश्किल होता है और वो कोई भी रूप में आ सकती है। मैं थोड़ा सा डर रहा था। आज फिर से मैं उस घर में पहुंच गया और वहां पर मुझे सोना था, लेकिन आज मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हमारे घर के बाहर से कोई बार बार चलकर जा रहा है। मैं निकलकर बाहर देखता,
मैंने उस बूढ़ी औरत से भी पूछा कि बाहर मुझे कोई लग रहा है। वो बार बार मना कर रही थी और मुझे कह रही थी, लोग आसपास घूमते रहते हैं, डरो मत, आसपास जानवर हो सकते हैं। मैं उन पैरों की आवाज़ को पहचानता था। वो इंसानों के पैरों की चलने की आवाज़ है। इस तरह से इंसान चलते हैं, वो कोई जानवर नहीं हो सकता। और आधी रात को बाहर कौन घूम रहा होगा। मैं अपना सामान एक तरफ रख चुका था और उसके आगे सो रहा था। मुझे डर था कहीं कोई चोरी ना कर ले। बार बार वो आवाज़ें आती जा रही थी और मैं उस बूढ़ी औरत को बताता जा रहा था, लेकिन उसका ध्यान इस तरफ था ही नहीं। क्या वो इन बातों को छिपा रही थी? मुझे उस पर शक होने लगा था। वो आस पास से आती आवाज़ें मुझे पूरी रात डराती रहीं और मैं सो नहीं पाया। मैं अपना सामान चोरी नहीं करवाना चाहता था। बहुत कीमती सामान भी मैं यहाँ पर लेकर आया था। उनमें कई काम की मशीनें थीं जिन्हें मिट्टी का निरीक्षण करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वैसे भी इस गांव की औरतें बहुत ही ज़रूरतमंद लगती हैं। उन्हें पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए वो मेरा सामान चुरा भी तो सकती हैं। मैं डरता रहा, बार बार बाहर निकलकर देखता जैसे वो आसपास से तेजी से वहां से भाग जाते हों। कोई नजर ही नहीं आता। सच में मैं हैरान हो चुका था। दूसरा दिन और फिर से काम हुआ। बहुत पेड़ों को काटा जा चुका था और आज मुझे पता चला कि यहाँ पर पेड़ों की संख्या काफी ज्यादा है और जमीन बहुत बड़ी ली जा चुकी है। इस बड़ी जमीन के पेड़ों को काटने में 3 से 4 दिन का समय लगेगा। कल तो मैं सोच रहा था 2 दिन में काम खत्म हो जाए तो अच्छा रहेगा, लेकिन 4 से 5 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे। उसके बाद 1 दिन का काम मिट्टी के निरीक्षण का होगा। उसके बाद मैं यहाँ से जा सकता हूँ और सड़क बनाने का काम शुरू करवाना होगा। सामने से अगर सड़क बना दें तो सीधा ऊपर वाले हाईवे तक पहुँचा जा सकता है। वैसे भी इस तरफ वो पहाड़ी है, इधर से ही रास्ता निकालना होगा। आज रात फिर से उस घर में मुझे डर लगता जा रहा था। आसपास कौन चलता है? मैं बार बार देखने की कोशिश करता, कोई नजर नहीं आता। लेकिन लगभग 12 बजे के बाद मुझे घर के अंदर से चलने की आवाजें आने लगी। कोई घर के अंदर तक आ चुका था। मैं बार बार जाकर दरवाजे की कुंडी को चेक करता, क्या वो खुली है? वो खुली नहीं थी। कोई अंदर नहीं आ सकता उसे खोले बिना। लेकिन घर के अंदर से चलने की आवाजें आ रही थी। वो बूढ़ी औरत अंदर ही सो रही थी, वो तो हिली तक नहीं। फिर भी कोई अंदर कैसे आ सकता है? मैं बार बार बेड पर जाकर लेट जाता। अब मुझे लगने लगा था वो बूढ़ी औरत कुंडी तो नहीं खोलती। कहीं वो कुंडी खोलती है और कोई घर के अंदर आ जाता है। मैं आसपास हर कमरे में देख चुका था, वहां कोई नहीं था। शायद कोई घर के अंदर आकर बाहर जा चुका है। मैं आगे तक गया, कुंडी के पास एक लाल कपड़ा लपेट दिया। अगर सच में किसी को कुंडी खोलनी है तो वो लाल कपड़े को हटाना ही होगा। मैंने बांधा इस तरह से था कि कोई और उसे इसी तरह से बांध नहीं सकता। तो कोई उसे खोलेगा तो मुझे पता लग जाएगा। मैं आराम से बेड पर आकर लेट गया, लेकिन वो आवाज़ें आना बंद नहीं हुई। वो आवाज़ें अब भी आ रही थी। आसपास कोई चल रहा था, जैसे वो मेरे बेड के करीब भी आता। मैं एकदम से मुड़ता और तेज आवाज़ से वो गायब सा हो जाता। मैं डरने लगा था। मैंने फिर से जाकर कुंडी चेक की। वो कपड़ा वैसा का वैसा ही था, यानी कोई बाहर से इस दरवाजे को खोलकर नहीं आ रहा। जो भी है वो इस घर के अंदर ही हो सकता है। अगले दिन सब वहां पर काम पर लग चुके थे। अब मुझे सबकी जानकारी भी चाहिए थी, कौन क्या करता है। वहां पर कई लड़कियां थीं जो काम पर लगी रहती, लेकिन कुछ लड़कियां थीं जो कम काम कर रही थी। मैं जानना चाहता था वो काम क्यों नहीं कर रही, क्या उन्हें पैसों की ज़रूरत नहीं है। उनमें से एक लड़की थी चित्रा, सच में बहुत खूबसूरत। मैं बयान नहीं कर सकता उसकी खूबसूरती को। और उसके कपड़े भी शहर वाले थे। मैंने सबसे पहले उससे बात करना शुरू किया। बहुत दिन हो चुके थे, अब सबसे अच्छी तरह से जान पहचान तो हो चुकी थी मेरी। मैं किसी को तंग भी नहीं करना चाहता था। मैं किसी लड़की से इतनी जल्दी बात नहीं करता, लेकिन अब उससे बात कर रहा था क्योंकि वो मेरी बहुत ज़्यादा मदद किया करती। उसने भी बताना शुरू किया कि वो शहर में पली बड़ी है, लेकिन शहर में उसे अच्छा काम नहीं मिला और उसके पापा की मौत हो चुकी है। वो यहीं गांव में मरे थे। इसके बाद वो माँ को मनाती रही, लेकिन माँ शहर नहीं आई तो वो भी यहीं पर रहने के लिए आ गई।
यहीं पर गांव में काम करने लगी, लेकिन वो शहर जाना चाहती है, यहाँ से दूर जाना चाहती है। कोई अगर उसकी माँ को मना ले तो वो शहर जाने को मान चुकी थी। उसका नाम चित्रा था और मैं सारा दिन चित्रा चित्रा करता रहता। मैं उससे हर वक्त मदद मांगता रहता क्योंकि सारा सामान आसपास बिखरा रहता। मैं जैसे मुझे वो सामान चाहिए चित्रा ला कर दो, या वो चाहिए चित्रा ये लेकर आओ, चित्रा पानी लेकर आओ। और सच में वो मेरी मदद बहुत ज़्यादा किया करती। लेकिन मुझे लगने लगा था एक लड़की है जो उससे जलती है। उसका नाम था दिशा। वो बार बार उसे रोकने की कोशिश करती और भागकर मेरे पास आ जाती और मुझे सामान देती। वो गांव की लड़की थी, मैं उससे भी बात किया करता। वो मुझे बता रही थी कि उसे भी शहर पढ़ने जाना था, लेकिन उसके पापा ने उसे पढ़ने ही नहीं दिया। उन्होंने कहा कि उसे इस गांव में ही रहना चाहिए, शहर के लोग अच्छे नहीं होते। उसका कहना था कि उसे तो शहर के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, गांव के लोग अच्छे नहीं लगते। वो चाहती है कि उसकी शादी शहर में हो जाए। वो जैसे मुझे पसंद किया करती थी, वो मेरी तरफ सारा दिन देखती रहती। वो हमेशा काम मेरे आसपास ही करती और भागकर ज़्यादा काम करने की कोशिश करती। मुझे हमेशा लगता वो मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है। वो भी भला की खूबसूरत थी। सच में मुझे वो भी पसंद थी। ये दो लड़कियां इस गांव में सबसे सुंदर थीं, लेकिन मुझे अब भी चित्रा ज़्यादा पसंद थी क्योंकि वो मेरी बहुत ज़्यादा मदद किया करती और मैं देखता दिशा उससे जल रही थी। वो शायद मुझे पसंद करने लगी थी। इन दिनों में मैं इस चीज़ को पहचान चुका था, लेकिन मुझे चित्रा ज़्यादा पसंद आ रही थी। मुझे नहीं पता क्या उस डाकिनी वाली बात सच है। यहाँ पर कौन डाकिनी हो सकता है? कहीं वो दिशा डाकिनी निकली तो क्या होगा? ये बातें भी मेरे मन में आया करती। आज रात फिर से मैं उस घर में सो रहा था और मुझे आसपास से आवाज़ें आती रही। मैं सोने की कोशिश करता रहा और घर के अंदर से भी चलने की आवाज़ें आती रहीं। एक बार जब मैं उठकर उस आवाज़ के पीछे भागा, मुझे सच में एक औरत नजर आई। मैं देखना चाहता था वो कौन है, वो यहाँ पर क्या करने आती है, लेकिन एक दीवार के अंदर वो समा गई। मैं वहीं खड़ा देखता रह गया। कोई दीवार में कैसे समा सकता है? उसके पास कोई अजीब सी शक्ति मौजूद लगती है। उस दिन से मैं यकीन करने लगा इन चीज़ों पर। पता नहीं वो भूत थी या कोई प्रेत। क्या वो डाकिनी थी जिसकी कहानियां सुनाई जाती हैं? आज मैंने अपनी आंखों से किसी ऐसी चीज़ को देखा था, इसलिए डर तो जायज़ था। अगले दिन मैंने सबसे बात की। मैं जानना चाहता था वो डाकिनी क्या करती है, क्या वो मुझ पर हमला कर सकती है। वहां सब यही बता रहे थे कि डाकिनी धीरे धीरे हमला करती है। वो धीरे धीरे नज़दीक आती है और आत्मा से जुड़ने की शक्ति पैदा करती रहती है। वो किसी भी रूप में आ सकती है, इसलिए चौकन्ने रहना होगा। मैंने सबसे बात की, लेकिन जब मैंने चित्रा से बात की तो उसका कहना था कि उसे शक है, दिशा एक डाकिनी है। वो मेरे पास आने की कोशिश कर रही है। मुझे उसे दूर करना होगा। अगर वो मेरे ज़्यादा पास आ गई तो वो मेरे अंदर से आत्मा को चूसना शुरू करेगी और मुझे जान से मार देगी। मैं अकेले में गया और दिशा से भी बात करने लगा। मैं उससे जानना चाहता था कि उसे क्या क्या पता है। मैं उसको पहचानना चाहता था कि क्या वो डाकिनी है। उसने मुझे बताना शुरू किया कि चित्रा एक डाकिनी है और वो मुझे मारना चाहती है। वो मुझे प्यार के झांसे में फंसाती जा रही है और वो कभी भी मेरा शिकार कर सकती है। मुझे उससे दूर रहना चाहिए। वो हमेशा से ही पास आकर मुझे बचाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर इसी तरह से वो शिकार करती आ रही है। वो इतनी सुंदर इसीलिए है। यहाँ की सबसे सुंदर लड़की मैं हूँ, लेकिन वो सबसे सुंदर अपनी शक्तियों के कारण बनी है। किसी को उसका सच नहीं पता, लेकिन मुझे पता है। मैं उसकी बातें सुनकर भी हैरान था। क्या दोनों में कोई डाकिनी थी? कौन थी वो, चित्रा या दिशा? मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी। सिर्फ 2 दिनों का काम बचा था और आज रात मैं फिर से डरता जा रहा था। घर के अंदर
कोई होता जो नजर नहीं आता। मैं क्या करूं? क्या मैं रोशनी डालूं? क्या मैं टॉर्च से हर तरफ रोशनी कर दूं? तब मुझे पता चल जाएगा वो कौन है। वो दीवारों के आर पार जा सकती है, लेकिन एक बार पहचान में आने के बाद मैं जान सकता हूं वो है कौन। और मेरी जान को सच में खतरा होने वाला था। कौन सी चीज थी जो मुझे बचा रही थी, मुझे नहीं पता। अब तक मुझे हमले का सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन मुझे सरपंच की एक बात याद आ रही थी। वो थी कि पूर्णिमा के दिन जब पूरा चांद निकलता है, उसकी रोशनी में डाकिनी को पहचानना बहुत आसान होता है। उसकी रोशनी में उसका असली रूप सामने आता है, जो बहुत भयानक होता है। वो सुंदर नहीं बचती। लेकिन मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूं? आज पूर्णिमा है, क्या मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं? मैं जानना चाहता था। मैं क्या करूं? घर के अंदर दीवारों में छोटे छोटे छेद कर दूं, जिससे अंदर रोशनी आएगी और उसमें मुझे पता लग जाएगा। पूर्णिमा के दिन उसकी शक्ति भी कमजोर होती है और वो नुकसान कम पहुंचा पाती है। फिर भी उससे बचना मुश्किल जरूर होता है। मैं क्या करूं? मैंने यही सोचा कि मैं दरवाजा खोलकर बाहर चला जाता हूं। मैं चिल्लाता हूं, वहां पर सबको आना चाहिए, सिर्फ डाकिनी उस रोशनी में मेरे सामने नहीं आएगी। तरीका बहुत अच्छा था। मैं भागकर उस दरवाजे की तरफ जा रहा था। मैंने देखा वो बूढ़ी औरत वहीं पर खड़ी थी। शायद वो बाहर से पानी पीकर आ रही थी। मटका बाहर ही पड़ा था। मैंने उससे कहा कि मैं बाहर जाकर कुछ करने वाला हूं, जिससे पता चल जाएगा कि डाकिनी कौन है। मुझे डर लग रहा है। वो बूढ़ी औरत मेरी तरफ देख रही थी। तुम क्या करने वाले हो? मैंने उससे कहा, देखो वो रोशनी दिख रही है। उसने कहा, क्या मतलब? कौन सी रोशनी? मैंने कहा, उस पूर्णिमा की रोशनी में डाकिनी का रूप सामने आता है। उसने कहा, ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, सो जाओ जाकर। मैं बार बार बाहर जाने की बात कर रहा था, लेकिन वो सोने की बात कर रही थी। वो मुझे बाहर जाने नहीं देना चाहती थी। पता नहीं क्यों वो बार बार मुझे रोक रही थी। उसने एक दो बार मुझे हाथ पकड़कर पीछे भी किया। सच में उसमें बहुत ज्यादा जान थी। उसकी शक्ति ज्यादा थी एक बूढ़ी औरत से। मैं एकदम से सोचने लगा, कहीं ये डाकिनी तो नहीं। मुझे अपने मन का भ्रम पूरा करना था। मैं अपने बेड पर जाकर लेट गया और वो अपने कमरे में जाकर सो गई। उसके कमरे में एक खिड़की थी और चांद भी बिल्कुल सामने। अगर मैं उस खिड़की को खोलूं, उसकी रोशनी में मैं पहचान सकता हूं कि वो डाकिनी है या नहीं। मैं उसके कमरे में गया। मैंने खिड़की खोली और पूरे चांद की रोशनी जो उसके पैर पर पड़ी, उसका रूप बदल गया था। उसके पैर की हड्डी नजर आई मुझे, बिल्कुल जैसे भूतों की फिल्म में होता है। मेरे सामने वो नजारा था और उसके पैर की हड्डी बिल्कुल काली सी नजर आ रही थी। थोड़ी और रोशनी उसके शरीर के ऊपर पड़ी और उसके कपड़ों का रंग बदल रहा था। काले रंग के फटे हुए कपड़े हो चुके थे उसके, जैसे बहुत साल पुराने हों। उसमें बहुत सारे छेद थे। उससे बदबू आना शुरू हो चुकी थी, जैसे चांद की रोशनी में वो सड़ रही थी। वो थोड़ी सी हिली, शायद उसे परेशानी हो रही थी और मैं भी डर गया। मैंने खिड़की को बंद कर दिया और मैं अपनी बेड पर जाकर सो गया। डरा हुआ मैं ये जान चुका था यहाँ पर डाकिनी कौन है। उस पूरी रात मैं सोया नहीं। मैं इंतजार करता रहा कहीं वो मुझ पर हमला ना कर दे। मैंने पास का दरवाजा भी खोल रखा था। मैं जान चुका था यहाँ पर डाकिनी कौन है और मुझे सबको बताना था। सब मेरी मदद जरूर करते। अगले दिन मैंने धीरे धीरे करके कई लोगों को बताया कि वो बूढ़ी औरत ही डाकिनी है। कोई मानने को तैयार नहीं हो रहा था। मैंने सबको बताया कि मैंने खुद देखा है। धीरे धीरे उनको यकीन होता गया। उन्होंने कहा, आज रात ही हमें उस पर हमला करना होगा। सब मिलकर उसे पकड़ेंगे और मार देंगे। मैं भी हाँ कर चुका था, लेकिन जब मुझे अकेले में चित्रा मिली तो उसने कहा कि डाकिनी से बचना बहुत मुश्किल है। तुम्हें बिल्कुल शुद्ध शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। तुम्हारे गले में जो माला है तुम्हें फंसाने के लिए दी गई है।
उस गांव के मर्द जानबूझकर यहाँ पर किसी को भेजते हैं ये माला पहनाकर। ये माला शिकार के लिए होती है। जिसके गले में ये माला होती है उसका शिकार डाकिनी करती है। तुम्हें ये माला उतारनी होगी रात के वक्त, तब तुम बच पाओगे। जब मैंने दिशा से बात की तो दिशा का भी यही कहना था कि माला को रात के वक्त उतारना होगा, तब मैं जिंदा बच पाऊंगा, वरना मर्दों को वो डाकिनी बड़े आराम से मार देती है। उस पूरा दिन मैं यही सोचता रहा कि मुझे वो माला निकाल देनी चाहिए या नहीं। क्या उस गांव के लोग भी झूठे थे? क्या उसका सरपंच जानबूझकर मुझे फंसाना चाहता था? यहाँ पर जितने भी लोग आए उन सबको वो सरपंच ही छोड़कर आता था, उसके बाद भी वो जिंदा बच नहीं पाते थे। क्या जानबूझकर सरपंच इस डाकिनी से मिला हुआ है? वो जानबूझकर क्या माला पहनाकर लोगों को यहाँ पर भेजता है ताकि डाकिनी उसे मार सके? क्या सच में मेरी शक्ति कमजोर हो गई है इस माला को पहनकर? मैं नहीं जानता था। पूरा दिन मैं सोचता जा रहा था। आज पूर्णिमा की रात नहीं थी, लेकिन चांद फिर भी काफी बड़ा आने वाला था। आज इसकी रोशनी में भी मैं उसे आराम से पहचान लेता। हर किसी को मैं दिखा देता कि कैसे वो डाकिनी है। सच सबके सामने आ जाता। वहां उस बूढ़ी औरत को घर से बाहर निकालने के लिए कई लोग घर के अंदर आ चुके थे और अंधेरा भी होने वाला था। हर कोई कह रहा था तुम्हें बाहर आना होगा, तुम्हें बाहर आना ही होगा, तुम ही डाकिनी हो। वो भी बार बार शक्ति का इस्तेमाल कर रही थी और जैसे उसको घसीट घसीट कर बाहर लाया जा रहा था। वो बाहर खड़ी, हर कोई अपने घर के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया था, जैसे हर कोई डर रहा हो। वो शायद उससे डर रहे थे। मुझे दिशा भी इशारा कर रही थी और चित्रा भी। माला को उतार दो, वो तुम्हारा शिकार कर सकती है। वो बूढ़ी औरत हंसती जा रही थी। उसने कहा तुम्हें आज ही मारने वाली थी, तुम इस माला को मत उतारना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाली। तुम इस माला को मत उतारना, तुम्हारी शक्ति इसी से बांधी है। मैंने उसे खास तौर पर तुम्हारे साथ भेजा था। इस माला को जब तुमने पहना, मैं उसी वक्त से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। वो ऐसा कहती जा रही थी और मुझे हर कोई कह रहा था कि मैं माला को उतार दूं। अंधेरा हो चुका था। चंद्रमा की रोशनी वहां पर पड़ती जा रही थी, थोड़ी थोड़ी। हर कोई अपने घर के अंदर से मुझे ताक रहा था और मैं यहां उस बूढ़ी औरत के सामने उसे एक डंडे के साथ बांधा गया था। उसका चेहरा डरावना सा हो चुका था, जैसे वो अपने असली रूप में आ गई हो। फटे से कपड़े और बड़े बड़े दांत, लाल आंखें और उसके 2 सींग भी थे। वो मुझे मार सकती थी, लेकिन वो निकल नहीं पा रही थी। उसे जैसे किसी चीज से बांधा गया था। लाल कपड़ा जो उसके पैरों पर बांधा गया था और लाल ही कपड़ा उसके हाथों पर भी बांधा गया था। उन्होंने मुझे कहा धागे को निकाल दो, देखो वो धीरे धीरे यहाँ से निकलती जा रही है। इस धागे को निकालने के बाद ही वो कमजोर होगी, वरना यहाँ से निकलकर वो तुम्हें मार देगी। रात को उसकी शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मैं बस उस माला को निकालने ही वाला था, लेकिन मेरे मन में एक ख्याल आया। मैंने उनसे कहा निकालता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। हर कोई मेरे साथ खड़ा होना चाहिए। इस चंद्रमा की रोशनी में हर कोई मेरे साथ खड़ा होना चाहिए। मैं उसके बिना इस माला को नहीं निकालने वाला। वो बूढ़ी औरत जैसे तेजी से मेरी तरफ आने की कोशिश कर रही थी। उसका कपड़ा कभी भी फट सकता था। वो सब कह रहे थे माला को उतार दो, लेकिन मैं यहां पर यही कह रहा था मैं इसका मुकाबला कर सकता हूं। इतने दिन अगर इसने मुझे नहीं मारा, अब कैसे मारेगी? सबको यहां पर आना होगा। मैं हर किसी को चंद्रमा की रोशनी में देखना चाहता हूं। वहां पर एकदम से शांति सी पसर गई। मैं अपने हठ पर आ चुका था कि मैं हर किसी को चंद्रमा की रोशनी में देखना चाहता हूं। मुझे एक डर सा समा गया था। मुझ में एक डर सा आ गया था। क्या यहां पर एक ही डाकिनी है या कोई और भी हो सकती है? यहां पर भीड़ आकर भी मर चुकी है, तो यहां पर मुझे जानना होगा। लेकिन हर कोई सन्न हो गया था, मेरी तरफ अजीब तरह से ताक रहा था।
मैंने किसी को इस तरह से देखते हुए नहीं देखा। वो डरे से सहमे से वहां खड़े थे और वो बूढ़ी औरत भी हिलना बंद कर चुकी थी। वो जैसे बिल्कुल स्थिर हो गई। उसके बाद मैंने उनसे कहा, मैं जा रहा हूं, मुझे तुम लोगों पर यकीन ही नहीं। कभी तो चित्रा मेरे करीब आती है तो कभी दिशा। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। मुझे कल से ही शक शुरू हो गया था। क्या तुम इसकी पहचान अब तक नहीं कर पाए? इतने सालों से ये बूढ़ी औरत यहां पर है और सरपंच बनी हुई है। क्या तुमने कभी चंद्रमा की रोशनी में इसे देखा तक नहीं? ऐसा हो ही नहीं सकता। या तो ये डाकिनी है, तुम्हें पहले से पता था, या तुम झूठ बोल रहे हो और मुझे फंसाना चाहते हो। इसलिए जो तुम कहोगे मैं वो तो करने ही नहीं वाला। मैं कदम पीछे हटाने लगा था। मैं उस रास्ते पर चल पड़ा था जहां से वो दूसरा बड़ा गांव आ रहा था। मैंने उनसे कहा, मैं वहां पर जाने वाला हूं, अब मैं यहां पर रुकना नहीं चाहता। शायद तुम सब झूठे हो। शायद तुम सबको पता है कि वो डाकिनी है और वो मुझे मार सकती है। तुम जानबूझकर इस माला को उतारना चाहते हो मुझे मारने के लिए। वो सब सन्न खड़े मुझे देखे जा रहे थे और मेरे कदम जैसे ही ज्यादा पीछे गए, हर कोई चंद्रमा की रोशनी में आकर वहां खड़ा हो चुका था। मेरे होश उड़ गए। मैं देख नहीं पा रहा था। डर के मारे मेरे पैर कांपने शुरू हो गए। हर एक औरत डाकिनी थी। वो इंसानों का गांव ही नहीं था, वो तो डाकिनी का गांव था। हर औरत डाकिनी। दिशा, चित्रा, वो बूढ़ी औरत, हर औरत डाकिनी थी। उन्होंने मर्दों का शिकार किया। इस गांव में जरूर मर्द कभी रहे ही नहीं। वो शहर कभी गए ही नहीं, क्योंकि ये सब मिलकर किसी को छोड़ती ही नहीं। मैं अब भी जिंदा था और जान चुका था ये गले की माला मुझे जिंदा बचाए हुए है। शायद इसी के कारण मैं बचा हूं। मैं कदम पीछे बढ़ाता जा रहा था और वो मेरा पीछा करती जा रही थी। वो आसपास से निकलती, मुझे धक्का देती, मैं एक तरफ गिरता, लेकिन वो मुझ पर ज्यादा वार नहीं कर पा रही थी। वो जब भी मुझे धक्का देती, उनकी भी चीख निकलती, जैसे उन्हें दर्द होता। शायद ये माला मुझे अब भी बचाए रखे हुए थी। लगभग 15 मिनट में मैं उस गांव में पहुंच गया। मैं बहुत डरा सहमा सा उस गांव में चीखें मार रहा था और लोगों ने मेरी मदद की। वो भी वहां पर आ चुके थे और उन इतनी सारी डाकिनी को देखकर सब हैरान थे। मैं जिंदा वापस आ चुका था और उनको बताता जा रहा था कि उस गांव में कोई डाकिनी नहीं रहती। वो पूरा गांव डाकिनी का है। हर एक औरत डाकिनी। सैकड़ों की संख्या में डाकिनी वहां पर निवास करती हैं। वो रात मैंने उस बड़े गांव में निकाली और मुझे आसपास से चलने की आवाजें आती रहीं। मैं डरा सहमा एक कोने में बैठा रहा। हमारे कमरे में लगभग 15 लोग थे। हर कोई उस आवाज को सुन सकता था। हर किसी के गले में माला थी, शायद इसीलिए सब जिंदा थे। अगली सुबह मैं उस गांव से निकला। मैं सामान तक वापस नहीं लेना चाहता था, अपनी जान बचाना चाहता था। मैंने पुलिस में कंप्लेंट भी की। शायद कुछ होने वाला नहीं था। कौन कर सकता था उन डाकिनी के गांव का सामना? मैं कंपनी में वापस आ गया और मुझे झूठ बोलने के लिए काम से निकाल दिया गया। लेकिन मैं खुश था। मैं सच में सामना कर चुका था और मैं मौत को दावत नहीं देना चाहता था। मैंने वो काम छोड़ दिया। आज भी मुझे उस गांव की याद आती है और मैं कई बार अपने दोस्तों से बात कर चुका हूं जो उस कंपनी में काम करते हैं। आज भी उस जमीन पर काम लटका हुआ है, क्योंकि 3 लोगों की मौत हो चुकी है जो उस गांव में गए। आज भी उस गांव में एक ईंट तक नहीं रखी गई। शायद आगे भी नहीं रखी जाएगी। मैं आज भी लोगों को बताता हूं कि वहां पर इस तरह की शक्ति रहती है, लेकिन कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता। क्या आप मेरी बात पर यकीन करना चाहोगे? ये मैं आप पर छोड़ता हूं।